गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं योगेश इंदौरिया इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था टेंस के बारे में, टाइप ऑफ टेंस, उनकी आइडेंटिटी, टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टेंस का 1 बाय 1 जो पार्ट होता है उसको विद एक्सप्लेन रीड आउट करने जा रहे हैं। तो आप देखें, जैसे कि फर्स्ट में हम आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं कि उनको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, इसके रूल्स रेगुलेशन। फर्स्ट में हम यहां देखते हैं आइडेंटिटी। जैसे कि नॉर्मल कल हमने लिखा भी था, पढ़ा भी था, आज हम इसको विद एक्सप्लेन वापस से पढ़ रहे हैं। इसमें हम लिखते हैं, देखिए, इफ द वर्ड्स का है, ती है, ते है, ता हूं, केम आफ्टर, दी वर्ब्स इन हिंदी sentence, then is called present indefinite tense। इसको हम देखिए कह सकते हैं कि इसका डिफाइन किया है हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि हम कैसे पहचानेंगे। इफ द वर्ड्स ता है, ती है, ते है, ता हूं, केम आफ्टर द वर्ब इन हिंदी सेंटेंस, यानी कि जो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, अगर उनके अंत में ये वर्ड्स हमें दिखाई दें या मिलते हैं तो उस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इसकी देखिए डेफिनेशन हो गई। अब जैसे कि प्रत्येक जो टेंस होता है उसके 4 सेंटेंस होते हैं जिनको हम यहां रीड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में इधर राइट कर देता हूं। सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड पे होता है इंटेरोगेटिव और फोर्थ होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव
सेंटेंस। विद्यार्थियों आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस यानी हिंदी में इसको हम कह सकते हैं साधारण वाक्य, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और ये सेंटेंस एक सकारात्मक भाव रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव सेंटेंस इसके नाम से हम पहचान सकते हैं कि जिसमें नकारात्मक भाव शो होता हो, कहने का मतलब जिसमें कोई भी कार्य नहीं हो या उसमें नकारात्मक भाव शो होगा। इंटेरोगेटिव, ये जो सेंटेंस होते हैं आप देखेंगे जब हम इंग्लिश में इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं ये क्या शब्द से शुरू होते हैं। फोर्थ जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस। तो विद्यार्थियों फर्स्ट हमने पढ़ा है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हमने ये डेफिनेशन लिखी है और प्रत्येक टेंस के 4 जो ये सेंटेंस होते हैं इन्हीं को हम रीड आउट करते हैं। अब जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, जो साधारण जो वाक्य हैं, उनकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और उसके रूल और रेगुलेशन क्या है। तो यहां हम लिखते हैं मेकिंग इंग्लिश ऑफ सिंपल सेंटेंस। यहां विद्यार्थी हम लिखेंगे रूल ए। हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट जो रूल है या रूल नंबर ए, यूज्ड बी फर्स्ट और वर्ब के अंदर एस या ईएस ऐड होना। यूज्ड बी फर्स्ट और वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हुए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि बी फर्स्ट और बी एस या ईएस के जो यूज होता है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें करना है, नहीं कि हमारे अनुसार। रूल बी, अब हम यहां देखेंगे कि हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि बी फर्स्ट का यूज किया जाए और वर्ब के अंदर एस या ईएस प्लस होके यूज किया जाए, लेकिन कैसे यूज करें हम, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है आपको। तो हम यहां डिफाइन करते हैं इफ द सब्जेक्ट्स आई वी यू दे should now then we used be first। रूल सी पे हम राइट करेंगे इफ दी subjects he, she, singular noun, then
बी यूज्ड वर्ब के साथ एस या ईएस। अब विद्यार्थी हमने यहां देखा बी फर्स्ट एस या ईएस, इसको हमने डिफाइन कर लिया। यदि ये सब्जेक्ट होते हैं तो इन सब्जेक्ट के साथ जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बी फर्स्ट का यूज करेंगे आप। और यदि सब्जेक्ट ही सी या सिंगुलर नाउन यानी किसी भी एक व्यक्ति का नेम हो तो आप उस समय वर्ब के अंदर एस या ईएस ऐड करके उसका यूज करना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ब के अंदर कब एस यूज किया जाए और कब ईएस यूज किया जाए, तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए रूल भी हमने डिफाइन किया है। यदि कोई भी वर्ब क्रिया सेंटेंस में जो दी हुई है, अगर उसके एंड में या लास्ट में सी एच, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ या जेड, अगर उसके एंड में ये शब्द हैं तो उसमें आप ES प्लस करेंगे। और यदि ये शब्द नहीं है तो उसमें केवल आप S ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे EAT, ईट खाना। अब हम यहां देखेंगे ईट जो वर्ब हमने राइट किया है उसकी जो एंडिंग है वो टी से हो रही है, तो इसी को अगर हम अकॉर्डिंग रूल एस यूज करेंगे। आगे देखिए जैसे गो, गो वर्ब है, गो यानी जाना। अब इसको हम देखेंगे इसका एंडिंग जो हो रहा है वो ओ वर्ड से हो रहा है, तो जब आप इसको अगर आप यूज करेंगे तो यहां पर आप ES प्लस करेंगे। क्लियर है? अब वापस एक बार यहां से मैं रिवाइज कर देता हूं। बी फर्स्ट एस या ES, ये हमने यहां डिफाइन किया है। ये सब्जेक्ट होते हैं तो आप बी फर्स्ट यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट होंगे तो एस या ES का यूज किया जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने देखिए सिंपल सेंटेंस, अभी जो हमने रूल्स लिखे हैं वो केवल साधारण वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसके रूल्स लिखे हैं हमने। अब देखिए एक फॉर्मेट भी होता है, वो भी मैं आपको राइट कर देता हूं। जैसे सब्जेक्ट बी फर्स्ट और एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के माध्यम से आप जो भी सिंपल सेंटेंस होंगे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं जिसका फॉर्मेट ये लिखा हुआ है हमने फिलहाल। मैं उसे जानता हूं। मान लीजिए हमने ये सेंटेंस लिखा है कि मैं उसे जानता हूं। अब फर्स्ट आप देखेंगे हम हूं और हूं से पहले ता, हमने यही उसकी आइडेंटिटी लिखी हुई है कि वर्ब के एंड में ता है, ती है, ताहू, ते है। अगर ये शब्द आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब सपोज इसका हम देखें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट। लेकिन हम देखेंगे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आई, वर्ब जानना, आई नो, उसे यानी किसे जानता है वो, उसे, हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। नेक्स्ट, वह मेरे भाई के साथ खेलने जाता है। ये देखिए हमने उसे थोड़ा सा लॉन्ग लिखा है। अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का देखिए ये फॉर्मेट होता है, लेकिन इससे भी सिंपल एक फॉर्मेट और होता है जो हम इस सेंटेंस को बनाते समय आप देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट आपको लर्न नहीं है, उसको रहने दीजिए। फर्स्ट में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वह है। फर्स्ट में आप इसको इंग्लिश में लिखें ही, हमने सब्जेक्ट को इंग्लिश में लिखा ही। यहां हम आपको कुछ भी नहीं देखना है। हिंदी में देखिए आप, हिंदी हम ऐसे राइट करते हैं और किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट यदि करना हो तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट राइट करें, देन बैक। सेंटेंस के अंतिम भाग से आप ऐसे रिटर्न वापस आते रहेंगे और हम देखेंगे कि पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और हमें उसका आभास भी नहीं होगा। जैसे हमने सब्जेक्ट राइट किया, अब आप यहाँ एंड में देखेंगे हम जाता है, ता है, सब्जेक्ट इसका हमने लिखा हुआ है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, एक वचन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ जाना गो, तो क्या हम यहाँ गो लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रूल पहले लिखा हुआ है, यदि सब्जेक्ट ही, सी या सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे गोज एक आने और जाने के लिए एक प्रीपोजिशन के रूप में टू शब्द होता है जो हम यहाँ यूज करते हैं, ही गोज टू। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे हिंदी में क्या राइट है, खेलना, ही गोज टू प्ले। खेलने के बाद आप चलेंगे के साथ, यानी विद, भाई मेरे। अगर हम इसको ऐसे ब्रदर माई लिखेंगे तो सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं रहेगा। तो जैसे मेरा भाई या मेरे भाई, विद माई ब्रदर। देखिए
बिल्कुल आसानी से हमने इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। फर्स्ट सब्जेक्ट राइट करें और वापस बैक से आपको ऐसे वापस चलते आना है। नेक्स्ट एग्जांपल से आप और समझेंगे। राम उसके भाई के साथ उसके घर में घर की सफाई करता है। ये सेंटेंस देखिए उससे भी थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा लंबा है, बट हमें होपलेस नहीं होना है। फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट में हम ये देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राम। अब यहां हमें कुछ नहीं देखना है, आपको एंड में चल के आना है। करता है सफाई, कहने का मतलब सफाई करना, ये आपकी वर्ब है। तो सफाई करना मीन क्लीन। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहां एस यूज करेंगे हम। राम क्लीन्स। आगे देखेंगे आप की यानी ओ, घर हाउस। नेक्स्ट इन में, उसके घर। अब यहां देखेंगे हम नाउनेबल वर्ड सही है, घर उसके न लिख के हम उसके घर लिखेंगे। राम क्लीन्स ऑफ हाउस इन हिज हाउस। वापस देखेंगे के साथ, विद उसके भाई, हिज ब्रदर। देखिए बिल्कुल आसानी से हमने इतने लॉन्ग सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। फॉर्मेट समझ में आता है नहीं आता इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। जो ये फॉर्मेट आपको बताया गया है, सिर्फ आपको फर्स्ट में सब्जेक्ट राइट करना है कि सब्जेक्ट देखेंगे आप, और सब्जेक्ट जो होता है वो आपको सेंटेंस के फर्स्ट में राइट मिलता है। यहाँ सब्जेक्ट आप जो होता है उसकी इंग्लिश राइट करें और फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको एंड में वापस चलना है। जैसे जैसे जो शब्द हिंदी के हैं आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चलिए और बिल्कुल आपकी इंग्लिश आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। अब हमने पढ़ा था कि सेंटेंस जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, जैसे हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब मीन नकारात्मक वाक्य। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था केवल सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य जो थे उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अभी हम पढ़ रहे हैं
कि नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कैसे करें। फॉर्मेट वही रखना है हमें, लेकिन इससे पहले अभी पढ़ा आपने देखा कि उसमें नो हेल्पिंग वर्ब यूज, कि उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज नहीं की थी। बट जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, उसको जैसे ही हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर एच भी जो होती है वो यूज होने लग जाती है। तो यहां हम सबसे पहले आप देखेंगे जब हम नकारात्मक सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य से वैसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन करना, पूछता है कि क्या उसने ये कार्य किया। थर्ड जो फोर्थ इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा था कि मैं सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया था, मैं उसे जानता हूं। अगर उसी को हम नेगेटिव में रिप्लेस करते, मैं उसे नहीं जानता हूं, ये उसका नेगेटिव होता कि जिसमें नहीं शब्द यूज किया जाए, नहीं वर्ड्स आ जाए, तो आप समझ जाएं कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में रिप्लेस करते तो उसी सेंटेंस को हम ये कहते कि क्या मैं उसे जानता हूं, क्या मैं उसे जानता हूं। आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी हिंदी में स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट शब्द क्या होता है, और जैसे जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या का मीन एच भी होता है, यानी जो भी टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं उसी का मीन क्या होता है। लास्ट होता है क्या मैं उसे नहीं जानता हूं, ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम यहां देखते हैं जैसे ये बाकी से सेंटेंस हम इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो यहां हम देखते हैं कि एच भी जो है वो यूज की जाती है। इस टेंस के अंदर कौन सी एच भी यूज की जाती है वो हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कल आपने देखा होगा, उसको लर्न किया होगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहां हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज्ड डू एंड डज। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, कल भी हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज की जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन वही आ गया कि एच वी डू कब यूज की जाती है और डज कब यूज की जाती है। तो ये भी हम अपने अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। जैसे सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा वी फर्स्ट वर्ब के अंदर एस या ईएस यूज की जाती है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस यूज होता है, प्योर सब्जेक्ट होता है तो भी फर्स्ट यूज की जाती है। ऐसे ही डू डज जो एच बी है ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। सब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्योर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी जो वर्ड्स जिनसे पता चले कि प्योर सब्जेक्ट है उनको हम बहुवचन कर्ता भी कहते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता। कहने का मतलब कि जो एक का बोध कराए वो एक वचन, और जो एक से ज्यादा का आभास कराए वो बहुवचन। तो यहां हम देखेंगे
इफ द सब्जेक्ट, सेम वही रूटीन है, आई यू वी दे, प्यूल सब्जेक्ट या नाउन, हम जो भी हम लिखे आप यहां लिख सकते हैं नाउन, देन एच बी मैं शोर लिख रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब, डू यूज्ड। सेम फॉर्मेट वही है कि यदि सब्जेक्ट आई यू वी दे प्यूल नाउन या प्यूल सब्जेक्ट होता है तो आप समझेंगे कि एचबी के रूप में डू यूज करना है। अगर इफ द सब्जेक्ट he she सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन होता है देन HB used does। अगर सब्जेक्ट ही सी या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप निसंदेह हम देखेंगे कि HB के रूप में हमें डज यूज करेंगे। अब यहां आके हम देखेंगे कि जो एक कंफ्यूजन हमारा सिंपल सेंटेंस में बना हुआ था वो क्या था कि वी फर्स्ट और वर्ब के अंदर एस या ईएस यूज करना। अब वो कंफ्यूजन यहां क्लियर है हमारा कि जैसे HB यूज की जाएगी आपको सिर्फ वी फर्स्ट ही इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय यूज करनी है। कहने का मतलब अब यहां सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपको। अब जैसे देखिए नेगेटिव सेंटेंस हमने फर्स्ट में लिखा हुआ है तो जैसे हम नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप देखेंगे यहां हम एक नोट लिख देते हैं, नोट ऑलवेज यूज्ड नंबर थर्ड। क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें हमें नहीं शब्द मिलेगा और जैसे उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस नहीं के स्थान पर हमें नो या नोट यूज करना पड़ता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जो नोट शब्द होता है, जो नोट शब्द है वो हमेशा थर्ड नंबर पर ही यूज किया जाता है। अगर आपने भूले से भी नोट को नंबर 2 या नंबर 4 पे अगर यूज किया हुआ है और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप वही समझ सकते हैं कि मेरा जो सेंटेंस है जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं वो बिल्कुल गलत है।